बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब एक इंसुलेटर जो है वो कैपेसिटर्स की प्लेट के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो अब हम देखेंगे कि ये कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की वो क्यों बढ़ती है। और दूसरी बात ये है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक कैसे बनते हैं और उनकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो क्या होती है। तो इनिशियली ये देखें कि अगर आप एक इंसुलेटर का एटम या मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसके नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कोसेंट्रिक होते हैं। हमने कॉलम्स लॉ में ये डिस्कस किया था कि ओवरऑल जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी तादाद न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन जो शेल बनाते हैं उनका जो इम्पैक्ट होता है नेगेटिव चार्ज का वो भी सेंटर के ऊपर होता है और न्यूक्लियस जो है वो भी सेंटर के ऊपर लाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल एक एटम जो है उसका जो चार्ज होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के चार्ज होते हैं प्रोटॉन वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो ओवरऑल ये देखिए, जब ये हमारा कैपेसिटर है इसकी प्लेट जो है वो न्यूट्रल होंगी, यानी कि हमने इसको चार्ज नहीं किया, तो इसके अंदर जो एटम होंगे इंसुलेटर के वो कुछ यूँ होंगे कि उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेंट्रिक होगा। तो जब हम अच्छा एक और बात हुई कि जो इंसुलेटर होते हैं उनके इवन जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होते हैं विद द न्यूक्लियस और वो कम वोल्टेज पे इवन यानी कि वोल्टेज की वैल्यू सफिशिएंट लार्ज भी कर दी जाए तो उसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो भी एटम को नहीं छोड़ते। तो ये देखिए, ये आपके पास एक इंसुलेटर है, उसका एक एटम है, तो डेफिनेटली इसका ये जो रीजन है ये न्यूक्लियस है और ये इसके ऊपर समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इनके इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं और ये रीजन जो है वो ऐसे समझ लें कि नेगेटिवली चार्ज है। तो जब हम किसी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई नहीं करते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगती, तो ये ओवरऑल जो हमारा एटम होता है वो इस तरह न्यूट्रल होता है और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो कॉन्सेंट्रिक होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई करते हैं, मीन ये जो कैपेसिटर है इसको हम चार्ज कर देते हैं बैटरी के साथ जोड़ के, इसका डेफिनेटली एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे चली जाती है, दूसरी नेगेटिव पोटेंशियल पे चली जाती है। तो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिवेल्प होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मीन इलेक्ट्रिक यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी। ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया और उसकी वजह से क्या हुआ भाई कि ये फील्ड जो है वो फोर्स लगाता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। अब Q नेगेटिव होगा तो E और F एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी और न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी। ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए F और E एक ही डायरेक्शन में होंगे, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए F क्या होगा, माइनस क्यू ई के बराबर होगा। मीन ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि ये जो हमारे एटम हैं ये इनके जो चार्ज है पहले कोसेंट्रिक थे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कोसेंट्रिक थे, लेकिन अब जो ये होगा कि न्यूक्लियस जो है डिस्प्लेस हो जाएगा अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर आ जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, तो पहले ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में रिवॉल्व करेंगे
अपना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, इनका पाथ जो एलिप्टिकल बन जाता है ऐसे। तो इसका मतलब ये हो कि ज़्यादा देर इलेक्ट्रॉन जो है इधर रहते हैं और कम देर के लिए इधर जाते हैं। रिवाल्व तो उसी तरह करते हैं, लेकिन अब ये देखिए कि न्यूक्लियस इधर शिफ्ट हो गया है और जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है डेफिनेटली इधर शिफ्ट हो गया। तो अब ये कोसेंट्रिक नहीं रहे, बल्कि इनका सेंटर जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का शिफ्ट हो गया है। अगर इसको हम दरमियान से कट कर दें, इनके इमेजिनरी तौर पर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब ये हिस्सा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये हिस्सा जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा एटम का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक छोटा सा टाइनी इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इंसुलेटर जो है उसको इंसर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो सारे के सारे उसके एटम या मॉलिक्यूल कह लें वो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बन जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है मटेरियल का, यानी कि जब हम इंसुलेटर जो है डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये डाइपोल जो बनते हैं इसके एटम या मॉलिक्यूल, तो ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब देखिए ये सारे के सारे जो एटम हैं या मॉलिक्यूल कह लें, उनकी जो इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी कि ये सारे के सारे जो एटम हैं, ये देखें ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह ये इनकी लेयर जो बनती है, हर एटम जो है अपने आप को इलेक्ट्रिक डाइपोल में कन्वर्ट कर लेता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, जिसकी वजह से ये जो सारे के सारे एटम जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये हमारा मटेरियल जो है इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो जाता है। अब ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं ऑलमोस्ट। रिजल्ट क्या निकलता है कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक होता है, इंसुलेटर होता है, यहाँ पे एक लेयर बन जाती है उसकी नेगेटिव चार्ज की, और इधर जो है इसकी सरफेस के ऊपर लेयर बन जाती है पॉजिटिव चार्ज की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो इंसुलेटर था वो पोलराइज्ड हो गया है, और उसकी पोलराइजेशन की वजह से उसकी इस सरफेस के ऊपर, यानी कि वो सरफेस जो इस प्लेट को टच कर रही है, पॉजिटिव प्लेट को टच कर रही है, उस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पोलराइजेशन की वजह से, और वो सरफेस जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट को टच कर रही है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा मटेरियल जो है पोलराइज्ड हो गया। तो डेफिनेटली उसका फिर इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये ज़रा हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये वही दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, लेकिन इसके अंदर हमने अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट किया। जब डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट नहीं करेंगे तो जाहिर है इसकी ये सरफेस, ये क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिकली जो चार्ज होता है वो प्लेट की जो इंटरनल सरफेस होती है उसके ऊपर कोलेक्ट हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्ज होने की वजह से चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डेफिनेटली ये जो प्लेट्स हैं ये कंडक्टर की बनी हुई हैं, तो इसमें चार्जेस हैं वो मूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा, इसकी ये सरफेस जो है, इनके इंटरनल सरफेस जो है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी इंटरनल सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हमारी कैपेसिटर जो है वो हो जाएगा चार्ज। और जाहिर है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है बिल्कुल सिग्मा के बराबर, यानी कि चार्ज अगर Q है और A इसका एरिया है प्लेट का, तो Q ओवर A जो होगा वो सिग्मा के बराबर होगा। अब इधर जरा देखें, जब हमने इंसुलेटर इंसर्ट किया है दोनों प्लेट्स के दरमियान, यानी कि ये डाइलेक्ट्रिक बन गया इंसुलेटर जो है, तो इसकी भी ये सरफेस जो इसके ये प्लेट जो है, चलो इस प्लेट को हम A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, तो A प्लेट जो है उसके साथ इसकी जो सरफेस टच कर रही है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी, इसकी इंटरनल सरफेस A की, तो उसके साथ जो सरफेस टच कर रही है हमारा डाइलेक्ट्रिक की, उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। और इसी तरह वो प्लेट जो कि नेगेटिवली चार्ज है कैपेसिटर की, डाइलेक्ट्रिक की जो सरफेस उसके साथ टच कर रही है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बात भी ध्यान में रखना कि ये एक दूसरे को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। वजह क्या है, इनिशियली मैंने कहा था कि ये जो इंसुलेटर होते हैं
उसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन भी होते हैं वो भी अपने एटम को नहीं छोड़ सकते, सफिशिएंट लार्ज फोर्स चाहिए उसको यानी कि निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि ये जो हमारा इंसुलेटर है उसको डिस्चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। तो लेकिन यहाँ क्या हुआ कि ये चार्ज वे पोटेंशियल डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि सफिशिएंट लार्ज नहीं है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये सरफेस जो है नेगेटिवली चार्ज ही रहेगी, ये सरफेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगी, और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगल सरफेस बनती है, ये भी सिंगल सरफेस बनती है, लेकिन इस सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सरफेस चार्ज डेंसिटी बनती है, ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स, उसकी वजह से सिग्मा, और ये कह लें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बनी पोलराइजेशन की वजह से। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बनती है उसका साइन इससे अपोजिट है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो दोनों के साइन एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा माइनस सिग्मा पी के बराबर होगी। सिग्मा उस वक्त का सरफेस चार्ज डेंसिटी है जब इसके अंदर जो है डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा गया था, और यहाँ जो है जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो फिर ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी के बराबर हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इस सिचुएशन में सिग्मा के बराबर है, और इस सिचुएशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश है, तो सिग्मा डैश किसके बराबर होगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका रिजल्ट ये निकला कि अब सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो एक्चुअल सरफेस चार्ज डेंसिटी से कम हो जाएगी, यानी कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है, वो सिग्मा डैश के बराबर होगी जो कि सिग्मा से कम है। और इसी तरह हमें पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है, हमने ये गॉस लॉ में पढ़ा था कि जब दो अपोजिटली चार्ज शीट्स जो होती हैं एक दूसरे के करीब पड़ी होती हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है उसको सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा डैश जो कि सिग्मा से कम है, इसका मतलब ई डैश जो है वो लेस हो जाएगी ई से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अब इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अब कम हो गई है। अब तीसरी बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क पड़ेगा, तो जब इसके अंदर कोई इंसर्ट नहीं किया हमने डाइलेक्ट्रिक, तो उस वक्त V जो है डेफिनेटली ED के बराबर होगा, और यहाँ क्या होगा जब हमने इंसर्ट कर दिया तो अब V जो है V डैश के बराबर होगा। इनके पोटेंशियल का डिफरेंस जो है दो प्लेट्स के दरमियान जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तो V डैश के बराबर हो गया, तो V डैश इज इक्वल टू E डैश D। अब E डैश की वैल्यू चूंकि E से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि V डैश की वैल्यू V से कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस कम होगा प्लेट्स के दरमियान, यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा। अब अगली बात, ये इंसुलेटर है और यहाँ से भी यानी कि ये प्लेट से जो चार्ज है वो कहीं भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज की जो अमाउंट है जो प्लेट्स के ऊपर स्टोर हुई है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये चार्ज स्टोर जो है यहाँ भी क्यू के बराबर है, चार्ज स्टोर यहाँ भी क्यू के बराबर है इस प्लेट्स के ऊपर। इसका मतलब यह है कि क्यू डैश जो होगा इस सिचुएशन में वो क्यू के बराबर ही होगा। लेकिन कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा, हमने कहा था कि कैपेसिटेंस जो होती है सी क्यू ओवर वी के बराबर होती है, तो यहाँ कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, क्योंकि वी डैश की वैल्यू जो वो कम हो गई है तो सी डैश जो है वो क्यू ओवर वी डैश के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ गई है। तो ये वो अपना वजह है जिसकी वजह से जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की वो बढ़ जाती है। अच्छा, इसको वैसे एक और तरीके से भी हम देख सकते थे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह इसका डिक्रीज होता है। तो यहाँ देखें, ये था पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी किस्म का इंसुलेटर हमने नहीं डाला हुआ था, और यहाँ क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स की यानी कि कंडक्टिंग प्लेट जो कैपेसिटर की हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो तो यही होगी E, लेकिन इसकी वजह से
जो डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, वो ई पी कह लें, वो इसके अपोजिट होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अब ई डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई माइनस ई पी। डेफिनेटली क्या होगा कि अब ई की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है, ई डैश माइनस ई पी, यानी कि पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो ई के बराबर थी, अब क्या होगी, बल्कि सॉरी इसको हम ई डैश कह देते हैं, ये नेट जो आई है आपके पास, और ये ई है, तो ई माइनस ई पी के बराबर हो गया। तो डेफिनेटली ई की वैल्यू जब डिक्रीज हो जाएगी, दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ई की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ई की वैल्यू डिक्रीज होगी, चार्ज को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की वो बढ़ जाती है। अब ये देखिए हमने ये कहा कि सी डैश की वैल्यू सी से बढ़ गई है, तो पिछले आर्टिकल में हमने ये कहा था कि सी डैश की वैल्यू जो है वो सी से एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ जाती है, यानी कि आपको याद होगा हमने कहा था कि सी वैक जो है वो है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और सी मीडियम जो है वो हमने कहा था कि ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी इंटू एप्सिलॉन आर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर ये इंटू ये सी वैक। यहाँ देखें कि हमने उसको सी और सी डैश से शो किया है कि तो इसका मतलब सी डैश जो होगा वो एप्सिलॉन आर टाइम सी के बराबर है। अब बच्चे बात दफा ये पूछ लेते हैं कि ये एप्सिलॉन आर कहाँ से आ जाता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ। ये देखिए कूलम्ब्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि अगर ये दो चार्ज हैं, Q1 कह लें Q2 कह लें, तो ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं F, वो K Q1 Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट अपना आर स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये उस वक्त की बात है जब इनके दरमियान जो है वैक्यूम होगा, तो F की वैल्यू ये है। लेकिन जब हम इनको डाइलेक्ट्रिक में रखते हैं यानी कि इंसुलेटर में रखते हैं, तो फिर इसकी जो फोर्स होती है, जब यहाँ इंसुलेटर हमने डाल दिया, यानी कि इसको कह लें कि डिस्टर्ड वाटर में हमने रखा हुआ है उनको उसी उतने ही डिस्टेंस के ऊपर जितना पहले था, तो अब ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो एफ डैश होगी, और वो किसके बराबर होगी, एफ ओवर एप्सिलॉन आर के बराबर होगी। यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। और कितना कम हो जाती है ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर मीडियम जो है उसका रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन आर टाइम कम हो जाती है। अब अगर हम ऐसे करते हैं कि एफ डैश यानी कि इन इस चार्ज की वजह से या इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसकी वैल्यू निकालते हैं, सिंपली हम कहते हैं कि ई डैश जो होता है वो एफ डैश ओवर क्यू के बराबर हो गया, और ई किसके बराबर हुआ, एफ ओवर क्यू के बराबर हुआ। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उस वक्त की हम मालूम करते हैं चार्ज की वजह से जब हमने उसको इंसुलेटर के अंदर रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ये होगी, और जब वैक्यूम में रखा हुआ था तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ये होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को दोनों तरफ Q से डिवाइड कर दें, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है E किसके बराबर हो जाएगा, E डैश इज इक्वल टू E ओवर एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि E की वैल्यू जो है जब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू, वो एक्चुअल जब हमने फ्री स्पेस के अंदर वही चार्ज रखा हुआ था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनती है उसकी वैल्यू उससे कम हो जाती है। यानी कि जब हमने इसको किसी इंसुलेटर के अंदर रखा हुआ है चार्ज को, तो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये होगी
और जब वैक्यूम के अंदर रखा हुआ था तो उस वक्त इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसकी ई के बराबर होगी। तो ई जो है, ई डैश जो है वो ई से लेस हो जाती। अब हमें पता है कि ई जो होता है वो V और D के प्रोडक्ट, V जो होता है वो E और D के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये भी आपको यानी कि हम कई बार बता चुके हैं कि E जो होता है बेसिकली डेल्टा V ओवर डेल्टा R के बराबर होता है। डेल्टा V पोटेंशियल का डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान और डेल्टा R दो पॉइंट्स के दरमियान ये सेपरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कह सकते हैं कि ये V है, ये D है। तो फिर V किसके बराबर हो जाएगा? E और D के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो V डैश किसके बराबर हो जाएगा? डेफिनेटली E डैश D के बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? E डैश जो है वो है E ओवर एप्सिलॉन R इंटू डी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि V डैश ओवर V अगर हम निकाल लें, V डैश ओवर V डैश की जगह लिखें E ओवर एप्सिलॉन R इंटू डी डिवाइडेड बाई E इंटू डी। अब ई डी से ई डी कैंसिल हो जाएगा तो V डैश और V किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन R के बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि V डैश जो होगा वो V ओवर एप्सिलॉन R के बराबर हो गया। अब V डैश जो है V ओवर एप्सिलॉन R के बराबर हो गया, तो कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस जो होती है C ओवर V। तो यहाँ हम लिखते हैं कि C जो होता है, C किसके बराबर होगा? C बराबर होगा ये Q ओवर V, और C डैश किसके बराबर होगा? Q ओवर V डैश। अब V डैश की जगह हम लिख सकते हैं Q ओवर V ओवर एप्सिलॉन R। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन R। तो ये है C, इसका मतलब ये देखें ये है C। इसका क्या मतलब हुआ कि C डैश जो होगा वो C इंटू एप्सिलॉन R के बराबर होगा। तो इस तरह ये कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन R टाइम जो है वो बढ़ जाती है।